चलो साथ में क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे अब हम। चलिए, क्रिमिनोलॉजी जो है, क्रिमिनोलॉजी वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है, दो लैटिन वर्ड्स हैं एक्चुअली यहाँ पे, क्रिमिन प्लस लोजिया। इट मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर, एक्सटेंट, कोजेस एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। यानी कि क्रिमिनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्रिमिन और लॉजिया, जिसका मतलब होता है कि क्रिमिनल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करना, मतलब उसका नेचर किस तरीके का होता है, क्रिमिनल बिहेवियर में क्रिमिनल का किस एक्सटेंट तक वो जाके क्राइम कर सकता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है और किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, देयर आर सो मेनी जूरिस्ट हु हैव डिफाइंड द क्रिमिनोलॉजी, बट तीन जूरिस्ट ऐसे हैं हु आर द इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट जिनको हमें पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज कोलमन एंड नॉरिस, जिन्होंने ये कहा है कि क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ क्राइम, मतलब ये क्राइम के नेचर का एनालिसिस है, द परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम, द कॉजेज ऑफ क्राइम, द फॉर्मुलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड द वे दैट क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड। जो हमने पहले अभी पढ़ा था कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो लैटिन वर्ड से डेराइव हुई है, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर, एक्सटेंट, कॉज एंड कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। कॉलमैन और नॉरिस, इन दोनों ने क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए इसके ओरिजिन को ही उसके अंदर डाल दिया। इन्होंने क्या कहा कि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम क्राइम को स्टडी करते हैं, क्राइम के रीजंस को स्टडी करते हैं, क्राइम को किस तरीके से क्रिमिनल लॉज फॉर्मुलेट होते हैं उनको स्टडी करते हैं, लॉ का इन्फोर्समेंट कैसे होता है ये भी हम देखते हैं, और क्या ऐसे वेज हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे हम किसी भी क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे जूरिस्ट आते हैं डोनाल्ड टाफ्ट। डोनाल्ड टाफ्ट क्या कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर मतलब इन्होंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको डिफाइन किया है, जिसमें ये कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में इंक्लूड होता है साइंटिफिक एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मतलब he gave the inclusive definition of criminology. Inclusive definition दी है in which he has tried to explain the scientific analysis and observation of crime and criminals। मतलब क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों के बारे में ही इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया और साइंटिफिक एनालिसिस उसका किया जाता है क्रिमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग टू हिम। के साथ ही इन्होंने पिनोलॉजी को भी बताया है कि भाई पिनोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना क्रिमिनोलॉजी एंड पिनोलॉजी। पिनोलॉजी का मतलब होता है पनिशमेंट से, ठीक है, या ट्रीटमेंट और ऑफ ऑफेंडर से रिलेटेड होती है कि ऑफेंडर्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं सदरलैंड। उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ स्लाइड में नहीं दी है क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनकी डेफिनेशन है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर अप कर रही है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी होती है ये क्या है? इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग डेलिंक्वेंसी एंड क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना, एंड इट इंक्लूड्स विद इन इट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, breaking laws and of reacting toward the breaking of laws। ठीक है, the objective of criminology is the development of a body of general and verified principles and other types of knowledge regarding this process of law, crime and reaction to crime। सदरलैंड ये कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो किस चीज की नॉलेज है? क्राइम की। ये क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेना देखते हैं जिसके अंदर सारा प्रोसीजर इंक्लूड हो जाता है,
मेकिंग ऑफ लॉज की किस तरीके से लॉ बनाया जा रहा है, ब्रेकिंग ऑफ लॉज, लॉ कैसे टूट रहा है, एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज, किस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है जब लॉ को ब्रेक किया जा रहा है। यानी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनोलॉजी का वो है एक तरीके से जनरल और वेरीफाइड प्रिंसिपल्स को डेवलप करना, मतलब कि लॉ की जो प्रोसेस है उसकी नॉलेज देना, क्राइम की और क्राइम के रिएक्शन की नॉलेज देना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रिमिनोलॉजी का। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन बिटवीन कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। मैडम एक बार रिपीट कर दिए, थोड़ा बीच में आवाज डिस्टर्ब होती है आपकी, प्लीज ये वाला लास्ट वाला। वॉइस ब्रेक हुआ करे ना तो आप प्लीज मुझे वहीं पे स्टॉप कर दिया करो, ठीक है? चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखो जो सदरलैंड है उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है क्रिमिनोलॉजी की। अभी क्लियर है वॉइस? हाँ जी, हाँ जी। यस मैडम। ठीक है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने डेफिनेशन दिया। इन्होंने ये कहा है कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो एक ऐसी नॉलेज है जो कि क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिना देखती है, जिसके अंदर सारा प्रोसीजर इंक्लूड होता है। कौन सा प्रोसीजर? कि लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, मेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेकिंग ऑफ लॉज, ब्रेक किस तरीके से होता है, एंड द रिएक्शन टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज, किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है, रिएक्शन उठता है। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्रिमिनोलॉजी का वो ये है कि लॉ कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके से ब्रेक किया जा रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, ये इन सब को स्टडी करता है क्रिमिनोलॉजी। क्लियर? क्लियर है जी? ओके। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्रिमिनोलॉजी नेचर एंड स्कोप। क्रिमिनोलॉजी का नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है। तो देखो अगर ब्रॉडली हम बात करें तो क्रिमिनोलॉजी एक तरीके से लीगल साइकाट्रिक एस्पेक्ट देती है, यानी कि इसमें साइकाट्रिक एस्पेक्ट भी है, इसके अंदर मेडिको साइकोलॉजिकल भी है, ये बायोलॉजिकल भी है, ये पेडागोजिकल भी है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं और अदर बहुत सारे इसके अंदर एस्पेक्ट होते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब हम क्रिमिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम क्राइम को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और क्रिमिनल्स को स्टडी कर रहे हैं, राइट? सॉरी। जब हम क्राइम एंड क्रिमिनल्स दोनों को स्टडी करते हैं तो हम सारी चीजों को उसके साथ स्टडी करते हैं। क्या क्या हम स्टडी करते हैं उसके अंदर? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी एक्ट है तो यदि वो पनिशेबल बाय द कोर्ट है, पनिशेबल बाय द लॉ है, देन इट इज क्राइम, ठीक है। दूसरा हम स्टडी करते हैं कि जिस समय क्राइम किया गया उसके पीछे रीजंस क्या थे क्राइम करने के पीछे। तो यानी कि हम उस एस्पेक्ट को भी स्टडी कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी स्टडी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम कमिट किया है उसकी खुद की पर्सनल क्या रीजन है क्राइम करने के। तो हम एक तरीके से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं, हम उसका मन भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आसपास का उसका एनवायरनमेंट देखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो क्रिमिनोलॉजी है वो सारी चीजों को स्टडी करता है, एंटायरली हर एक चीज को। इसलिए हम कई बार इसको बोलते हैं कि इट इज अ साइंस, ये एक तरीके से साइंस है, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, साइकोलॉजिकली भी, बायोलॉजिकली भी, सोशियोलॉजिकली भी, सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इंटरडिपेंडेंट होता है क्रिमिनोलॉजी, ये सब बाकी चीजों पे एक तरीके से ये एक होलसम स्टडी होती है क्राइम एंड क्रिमिनल की। तो यहाँ जो साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इसको ना हम दो पार्ट में पढ़ते हैं।
दो पार्ट में इसको स्प्लिट किया गया है। पहला होता है थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी या प्योर क्रिमिनोलॉजी, जिसमें हम केवल और केवल थ्योरी को ही डिस्कस करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। दूसरा पार्ट होता है अप्लाइड या प्रैक्टिकल क्रिमिनोलॉजी, जहां पे हम क्रिमिनोलॉजी की जितनी भी प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई करके आगे स्टडी करते हैं फर्दर। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक हुए हैं प्रोफेसर W.A. बांगर। प्रोफेसर W.A. बांगर, इन्होंने थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात की। और थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी जो हम भी जो पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल क्रिमिनोलॉजी को इन्होंने कुछ हेड्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला आता है हमारा क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली पर्सनालिटी देखते हैं क्रिमिनल की। उसका पर्सनालिटी भी कैसे, उसकी फिजिकल टर्म्स हम देखते हैं क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में। इसको सबसे पहले इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था सिज़ेरे लोम्ब्रोसो। इन्होंने पहली बार इसको प्रोपाउंड किया था सिज़ेरे लोम्ब्रोसो ने। हालांकि ये थ्योरी पहले बहुत कारगर थी, अभी के समय में नहीं है। इन्होंने ना कुछ क्रिमिनल बिहेवियर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी फिजिक कैसी है तो चांसेस है कि वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे कि एक तरीके से मतलब वो या तो उसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब हाइट बहुत अच्छी है, या वो बिखरे हुए बाल रखता है। तो इस तरीके से कुछ फिजिकल ट्रेट्स बताए थे। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को देख करके अंदाजा लग सकता है दैट ही इज अ क्रिमिनल। लेकिन ये थ्योरी उनकी, अभी जो मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। और सीधा सोचो, हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस थ्योरी को। क्या किसी की शक्ल देख के बताया जा सकता है कि एक क्रिमिनल होगा? बताइए, बता सकते हैं क्या? हेलो? नहीं बता नहीं सकते। मैडम, अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं। नहीं है, बट क्या है कि जैसे पुरानी मूवी में दिखाते थे ना कि क्रिमिनल का एक अलग ही गेटअप रहता था, वो सब गले में हाँ, मफलर डाला वो सब, तो बिल्कुल उस बेस का थ्योरी हो बिल्कुल। गया ये वाला। हाँ जी, ये बहुत पुरानी थ्योरी है और पुरानी चीजों पे ही पुराने समय में स्टडी की गई। जैसे पहले होता था ना कि डाकू आते थे, बहुत पहले मूवीज में, है ना। मैंने तो खैर कभी नहीं देखे, पर मूवीज में होता था ना कि वो मुंह बांध के आ रहे हैं, घोड़े पे आ रहे हैं, तो मतलब वो क्रिमिनल हो गए, है ना। तो ये थ्योरी उस समय पे थी कि हाँ, कोई स्पेशल है तो उनके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जाता कि दैट ही इज अ क्रिमिनल। बट अब अभी के समय में तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो कि कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं। इवन दो पर्सनल रिलेशन में हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वाइफ हस्बैंड को मार रही है, तो क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता उनकी क्या शक्ल पे लिखा है कि ये घर जाके अपनी वाइफ को मर्डर करेगा या वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करेगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आया था ना वो सोनम वाला केस की, हनीमून पर गया और वही नीचे गिरा दिया। तो ऐसा कोई नहीं सोच सकता, किसी की शक्ल देख के अब हम नहीं कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ये क्रिमिनल टेंडेंसी का है या नहीं है। पहली थ्योरी तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। क्रिमिनल सोशियोलॉजी जो है ये बेसिकली सदरलैंड की एक थ्योरी है, डिफरेंशियल एसोसिएशन, उस पे बेस्ड है, जिसमें वो कहते हैं कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो एक तरीके से प्रोसेस ऑफ लर्निंग है थ्रू द एसोसिएशन विद अदर क्रिमिनल्स। मतलब ये थ्योरी बेसिकली बात करती है कि जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है, या वी कैन से कि किसी क्रिमिनल के कांटेक्ट में अगर कोई भी पर्सन आ जाता है, तो सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। इट मींस कि उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो थिंकिंग है, बिहेवियर है उस पर्टिकुलर क्रिमिनल का, उससे हम कुछ कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं, सीखते हैं। ये इसीलिए इसको डिफरेंशियल एसोसिएशन कहा गया है, मतलब एसोसिएशन से हम सीखते हैं। इसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना कि बुरी संगत में नहीं पढ़ना है,
बुरे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके जो भी एक्ट है, उनकी पर्सनालिटी है, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। इवन तो हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, अच्छे बच्चों के साथ रहना है, गंदे बच्चों के साथ नहीं रहना है, होता है ना नॉर्मली है। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल यही सिखाते हैं जी। यही सिखाते हैं ना। तो सदरलैंड की थ्योरी यही कहती है कि अगर हम क्रिमिनल्स के साथ रहेंगे, क्रिमिनल्स का एसोसिएशन होगा, हालांकि 100% तो ये भी सही नहीं है, बट हम इसको 99% कह सकते हैं कि ये सही है कि आपकी कंपनी जैसी होगी, कुछ हद तक आपका बिहेवियर भी वैसा ही होने लग जाता है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप में कहीं ना कहीं वो जो अच्छे गुण हैं वो आने लग जाते, क्योंकि आप अपने एटमॉस्फेयर से भी सीखते हो। जैसे बच्चों से कहा जाता है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको एक पढ़ाई का माहौल देना चाहिए। तो वो माहौल क्या है? एसोसिएशन है ना। उनको बहुत ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो बहुत खुशी वाला माहौल हो, जहाँ पे फैमिली जो है बहुत हैप्पी फैमिली हो, ताकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, थिंकिंग अच्छी हो सके, बच्चा चाइल्ड ट्रॉमा में ना जाए। ये सारी चीजें जो है ये इसी से इंटरलिंक करती है। तो सदरलैंड कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है, इफ ही इज एसोसिएटेड विद अ क्रिमिनल, तो कहीं ना कहीं, है ना, early or later on he will get some personality traits from the criminal। तो ये थ्योरी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आती है नेक्स्ट, क्रिमिनल साइकोलॉजी। थर्ड थ्योरी है क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये थ्योरी जो है ये ह्यूमन नेचर के इमोशनल एस्पेक्ट से कोरिलेट होती है। एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड बिनेट एंड प्रोफेसर जर्मन, ये यूएसए के थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। ये कहते हैं कि कई बार जो हमारी जो क्रिमिनलिटी है वो किसी भी ह्यूमन नेचर के इमोशन से भी उभर के आती है। कैसे उभर के आती है? सपोज किसी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, मान लो, एक्चुअली ये स्टडी भी है कि जिन फैमिलीज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन फैमिलीज के बच्चों के अंदर एंगर बहुत होता है ना, और एक तरीके से वो थोड़े से वायलेंट होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इमोशनल कनेक्शन होता है घर की जो फीमेल्स है अपनी मदर के साथ, सिस्टर के साथ में, और फिर वो वायलेंस अपने सामने देखते हैं और एक इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, उनके इमोशंस जुड़ते हैं और वो कई बार कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल के रूप में सामने आ जाते हैं। वो कुछ ऐसे एक्ट कर देते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो ये है क्रिमिनल साइकोलॉजी, जिसको प्रोपाउंड किया अल्फ्रेड बिनेट ने और प्रोफेसर जर्मन, इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट आती है क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। थोड़ा नाम बड़ा है बट आपको याद रखना पड़ेगा। क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। अब ये वाली जो क्रिमिनोलॉजी की ब्रांच है ये बेसिकली फंक्शनल क्रिमिनलिटी के फंक्शनल डेविएशन और जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑफेंडर की पर्सनालिटी में, उसको ये मेन रीजन मानती है क्राइम का। मतलब कैसे? कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं ना उनकी पर्सनालिटी में कुछ ट्रेट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर कई बार इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। तो ये सब क्या होता है? ये सारे के सारे मिलकर के कोई भी क्राइम कमिट करवा सकते हैं किसी भी पर्सन से। तो अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी में ये चीजें हैं, वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन का शिकार है, ठीक है या इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन तो आप लोग समझते होंगे ना क्या होता है? यस मैम। है ना, अपने आप को कम आंकना, या वो फ्रस्ट्रेट है, या वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो उसके भी ज्यादा चांसेस होते हैं क्राइम करने के। हालांकि डिप्रेशन और एंजाइटी वाले जो लोग होते हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी के भी होते हैं और कई बार वो सामने वाले का मर्डर भी कर देते हैं।
तो ये भी एक रीजन होता है क्राइम कमिट होने का। इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो है डॉक्टर ग्लूएक एंड फ्रूड। इसका एक मैं आपको बहुत ही अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। रिलायबल से पहले एक कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, नाम नहीं लूंगी। तो वहां पे एक स्टूडेंट था, एलएलबी का स्टूडेंट था। अब वो स्टूडेंट बहुत कम कॉलेज आता था, एलएलबी 3 इयर्स का ही स्टूडेंट था, और ज्यादा एज भी नहीं थी, ऑलमोस्ट होगा 24 और 25, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद वो कॉलेज में उसने एडमिशन लिया। अब जब कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है तो कोई मेडिकल चेकअप तो होता नहीं है स्टूडेंट्स का, आपका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ था। तो वो बच्चा कम कॉलेज आता था, बट कम कॉलेज आने के साथ साथ उसने ना बहुत अच्छा स्कोर किया लॉ में। उसके फर्स्ट ईयर में मुझे याद है 66% मार्क्स थे। अब हुआ क्या, जब मार्क्स अच्छे आए तो आप लोग तो शायद फिजिकल कम ही अटेंड करते हो क्लासेस, कोरोना और क्लैपिंग करवाई। ठीक है कि भाई ये बच्चा बहुत कम आता है क्लास में, बट स्टिल इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब वो बच्चा, आई डोंट नो कि वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन का शिकार था, या वो डिप्रेशन में था, या एंजाइटी में था। उसको ये बात भी बुरी लगी कि इन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई क्लास में। और बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, उस बच्चे ने 1 पेज का सुसाइड नोट लिखा पहले तो, उसके बाद उसने सुसाइड नहीं की, वो नोट फाड़ दिया। कॉलेज में आया और प्रिंसिपल के सामने हंगामा खड़ा कर दिया कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, जबकि ये अच्छा है कि अब हर स्कूल कॉलेज में कैमरास होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए वो बच्चा किस पर्सनालिटी का था, और वो साथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर आया इस बात के लिए। तो उसको किस पर्सनालिटी का कहेंगे? क्या वो क्रिमिनल टेंडेंसी का नहीं था? हेलो। साइको था जी वो, हाँ, इंफीरियर साइको था, कम्प्लेक्शन में था। इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन में था, बिल्कुल। इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन का, या तो वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन का शिकार था, या वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था, जहां पे कोई भी, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में यही तो होता है कि कोई भी पर्सन जो यस, होता है, एक तो सिजोफ्रेनिया भी 2 तरीके का होता है, एक तो बाय बर्थ होता है, दूसरा एक्वायर किया गया होता है, मींस एक्वायर, एक्वायर्ड था ये। है ना, एक्वायर्ड था एक्वायर्ड था ये, ये। जो हम्म, लंबे समय तक डिप्रेशन में रहा हो और उसके बाद उसको यस, सिजोफ्रेनिया हो गया हो। ठीक है। यस। तो ये भी एक रीजन होता है जहां पे कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है। अब आप इस थ्योरी को नहीं भूलोगे, क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आती है पीनोलॉजी। पीनोलॉजी जो होती है, पीनोलॉजी में पनिशमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स और पीनल पॉलिसीज जो होती हैं उनको पढ़ा जाता है, कि ऑफेंडर्स का जो पनिशमेंट का जो मैकेनिज्म होगा वो किस तरीके का होगा, उसको स्टडी किया जाता है पीनोलॉजी में। नेक्स्ट आता है विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी क्या होती है? एक्चुअली ये जो विक्टिमोलॉजी है ये एक बहुत ही इट इज अ न्यू ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी की एक नई ब्रांच है जो कि 20th सेंचुरी के अराउंड ये आई थी। विक्टिमोलॉजी बेसिकली या एक्सक्लूसिवली इट डील्स विद द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम। क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं उनसे ये डील करती है कि कैसे, कि ये जो ब्रांच है ये क्या करती है, ये स्टडी करती है कि व्हाई एंड हाउ पीपल फॉल अ विक्टिम टू क्राइम, कि भाई क्यों और कैसे लोग जो है क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं, या किस तरीके से उनको हेल्प की जाए ताकि वो क्रिमिनल एक्ट की जो या जो ऑफेंडर है उनसे अपना बचाव कर सकें, क्या स्टेप्स लिए जाएं, किस तरीके से विक्टिमाइजेशन से उनको प्रिवेंट किया जाए। तो ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है क्रिमिनोलॉजी में। हालांकि एक अलग ब्रांच भी होती है क्रिमिनोलॉजी की इसके अलावा,
क्रिमिनलिस्टिक ब्रांच होती है जिसमें पुलिस टेक्निक्स बताई जाती हैं कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं और डिटेक्शन किस तरीके से किया जाता है। ये एक्चुअली नया है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में नहीं रखा है। तो ओवरऑल टोटल मैम ये 6 जो मेन ब्रांचेस हैं। जी जी बताइए। जो आपने लास्ट में बताया कि जो विक्टिमोलॉजी जिसने बताया, तो हम्म। इसमें वो भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्राइम से पीड़ित हुआ हो तो कुछ अपना रिवेंज लेने के लिए उसी टाइप के लोगों से मतलब रिवेंज ले, जैसे कि बाई चांस किसी हाँ, पुलिस ने वो किसी को वो अरेस्ट कर वो लिया, वो विक्टिमोलॉजी कहेंगे उसको। इनोसेंट था, हाँ, उसको नहीं अरेस्ट कर दिया, वो इनोसेंट था, फिर बाद में वो नहीं मतलब नहीं बोले कि मैं नहीं नहीं अननेसेसरी विक्टिम बना तो मैं नहीं, हेल्प ये पुलिस इसमें बदला नहीं दूंगा। आएगा, ये साइकोलॉजी में आएगा, साइकोलॉजी में आएगा या क्रिमिनल सोशियोलॉजी में आएगा। तो ये ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा मैडम, एक बार दोबारा से बता सोशोलॉजी में दीजिए आएगा जी, मैं विक्टिमोलॉजी। आपको बताती हूँ क्रिमिनल विक्टिमोलॉजी जो है सोशोलॉजी में ना। आएगा, हाँ, वो क्रिमिनल सोशियोलॉजी में आएगा। मैं सोशोलॉजी में फिर से आएगा, आपको यस। जी एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखो, सोशियोलॉजी में ना क्रिमिनल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, उसके इमोशंस स्टडी किए जाते हैं। यस, विक्टिमोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली क्राइम के जो विक्टिम हैं, जो विक्टिम है। पीड़ित हैं, पीड़ितों से संबंधित होता है विक्टिमोलॉजी की। भाई ये जो विक्टिम है ये क्यों विक्टिम हुए क्राइम के, इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया, हम्म, है ना, इसी पर्सन को क्यों टारगेट किया गया, कैसे टारगेट किया, कैसे इसको बचाया जा सकता था। ठीक है, उनसे रिलेटेड होती है विक्टिमोलॉजी। और अगर वो विक्टिम हो गए हैं तो अब उनको रिहैब कैसे किया जाएगा, कैसे कंपनसेट किया जाएगा। दैट्स व्हाई सीआरपीसी, सॉरी अब तो बीएनएसएस हो गया, उसमें भी कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम स्कीम है, एक सेक्शन आता है जहां पे विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाता है। तो वो इसी विक्टिमोलॉजी थ्योरी की वजह से किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ विक्टिम को स्टडी किया जा रहा है और वहां क्रिमिनल को स्टडी किया जा रहा है। क्लियर? यस मैम। ओके मैडम। जी चलिए, उसके बाद हाँ, तो देखो ये क्रिमिनोलॉजी जो है ना बेसिकली एक तरीके से क्रिमिनल साइंस की एक ब्रांच है जो क्राइम के कारणों को एनालाइज करती है, प्रिवेंशन को, वो सारी चीजें करती है। मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाती है, सोशियोलॉजी भी आ जाती है, साइकोलॉजी भी आ जाती है, सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है हमारा एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। देखो ये जो 3 ब्रांचेस होती हैं ये थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या हो गई आपकी, वो स्टडी है कॉजेस की, कॉजेशन एंड पर्सनालिटी। मतलब के क्रिमिनोलॉजी जो है ये एक ऐसी ब्रांच है जो सोशल स्टडी है क्राइम की और क्रिमिनल बिहेवियर की, क्राइम को स्टडी करती है और क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करती है क्रिमिनोलॉजी, कि किस तरीके से क्राइम किया गया, क्या कारण रहे, इफेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते थे। ये पीनोलॉजी जो है, पीनोलॉजी बेसिकली कंट्रोल ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे पीनोलॉजी में पनिशमेंट है, पी से पनिशमेंट आप याद रखना कि पनिशमेंट है, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा विक्टिम, सॉरी ऑफेंडर को, किस तरीके से कस्टडी होगी, क्या लॉज हैं, है ना, कैसे पनिश उसको किया जाएगा। उसके इसके अलावा उसको रिहेबिलिटेट भी किस तरीके से करना है क्रिमिनल को, क्योंकि क्राइम तो उसने कर दिया, सजा भी मिल गई, उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन भी तो किया जाना है। तो ये स्टडी किया जाता है पीनोलॉजी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी में विक्टिम्स को जस्टिस किस तरीके से दिया जाना है, विक्टिम्स को, विक्टिम जो है उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना, तो विक्टिम्स को किस तरीके से जस्टिस दिया जाना है। और दूसरा, हाउ वी कैन डील विद द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के राइट्स एंड क्लेम्स के साथ कैसे डील करना है। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम केवल क्रिमिनल को सुधारने पे लगे रहें, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके भी तो राइट्स को प्रोटेक्ट करना है।
उसको भी तो हमें देखना होता है। तो विक्टिमोलॉजी एक तरीके से वी कैन से दैट इट इज द रेमेडिएशन, जस्टिस एंड कॉम्पनसेशन, है ना। रेमेडी किस तरीके से दी जानी है विक्टिम को, हाउ वी कैन गिव द जस्टिस टू द विक्टिम एंड हाउ वी कैन कंपनसेट द जस्ट विक्टिम, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं विक्टिमोलॉजी में। अब ये मैडम बताइए, कट रही थी आवाज आपकी। कट रही थी सबको, सबके लिए थी या चलो कोई, अभी तो नहीं कट रही ना, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी क्लियर है? क्लियर है मैम, क्लियर। यस मैडम। चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इतनी सारी जो हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं क्रिमिनोलॉजी की, उनमें 3 मेन ब्रांच हैं क्रिमिनोलॉजी की। फर्स्ट वन इज क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। दीज 3 ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। क्रिमिनोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम और क्रिमिनल को स्टडी करना कहलाता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। और पेनोलॉजी क्या है कि पनिशमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, प्रिवेंशन कैसे होगा, ये सब है पेनोलॉजी के अंदर की, कैसे हम उसको पनिशमेंट देंगे। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द रिहैबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को हम रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, क्योंकि उसको रिहैब भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पनिशमेंट दिया और जो क्रिमिनल है उसको रिहैबिटेट ना करे, दोबारा से उसको बसाना भी तो है। तो ये जो स्टडी है ये की जाती है पेनोलॉजी के अंतर्गत। थर्ड वन इज विक्टिमोलॉजी। यहाँ पे मेन एम्फसाइज किया गया है विक्टिम के ऊपर, मतलब हाउ वी कैन गिव द रेमेडी टू द विक्टिम। विक्टिम को किस तरीके की रेमेडीज दे सकते हैं, हम क्या रेमेडीज दे सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोवाइड द जस्टिस टू द विक्टिम, what will be the compensation scheme for the victim, क्या compensation scheme होंगी, justice कैसे दे, how we can protect the rights of the victim, victim के rights को किस तरीके से protect किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें, ये सारी चीजें जो हैं वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर, विक्टिमोलॉजी के अंदर। समझ आया? यस मैडम। चलिए उसके बाद आता है कि जो क्राइम है, हाँ मतलब जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ का क्या परसेप्शन था एंशियंट इंडिया के अंदर। तो ये हमने लास्ट जब कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि पुराने समय में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किस तरीके से होता था। पहले तो बहुत सारे कुल होते थे, श्रेणी होती थी, गाइल्स होते थे। इसके अलावा जो मेन है, जो हमारे लॉ से रिलेटेड है, वो मनुस्मृति है ना। मनुस्मृति के अंदर लॉ के बारे में लिखा गया है, उसके अंदर पनिशमेंट्स दी गई हैं, इवन दो वर्ण पनिशमेंट भी यहीं से आती है। हालांकि जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण को एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा गया था कि उनको जो पनिशमेंट दी जाती थी वो थोड़ी लीनियंट दी जाती थी, उतनी ज्यादा नहीं दी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण्स को उस समय पे थोड़ा पूजनीय माना जाता था, अदरवाइज सबके लिए पनिशमेंट एक जैसी थी। तो पुराने समय में पनिशमेंट का जरिया होती थी मनुस्मृति, और ये हमारा चला है टिल द इवोल्यूशन ऑफ मुगल्स। जब तक कि मुगल्स इवॉल्व हुए, भारत के अंदर मुगल्स का इंटरवेंशन होता है, तब तक हमारा मनुस्मृति चलता है, यानी कि धर्म और धर्म शास्त्रों के हिसाब से रिलीजियस तरीके से पनिशमेंट डिसाइड की जाती थी। मुगल्स के समय में मुस्लिम लॉ भी आ गया था, तो थोड़ा मुस्लिम टच भी आ गया था पनिशमेंट देने में। जब तक हमारी इंडियन पीनल कोड 1860 को कोडिफाइड नहीं किया गया था, टिल देन जो कोर्ट्स थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, उनमें भी ना जूरी बैठती थी जब कोई भी केस डिसाइड होता था, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ अ कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ की कमी थी उस समय पे, था नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी न्याय के पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से हम जस्टिस दें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पे, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ज्यूरी सिस्टम इन्होंने बनाया था हर कोर्ट में कि अगर कोई भी जो ऑफेंडर है
वो पंडित है या हिंदू है, बेसिकली आई एम नॉट स्पेसिफाइंग टू एनी कास्ट, कोई भी मान लो हिंदू है, तो उसको जो पनिशमेंट जब दी जाएगी तो जूरी में एक पंडित बैठेगा, है ना, वो धर्म के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके उसके लिए पनिशमेंट बताएगा। अगर कोई मुस्लिम है तो कुरान के हिसाब से उसको पनिशमेंट डिसाइड होगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो बाइबल के अकॉर्डिंग होगा, सिख है तो गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे करके रिलीजियस चलता था। फिर बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एक पर्सन को अलग तरीके से पनिशमेंट देनी है, बहुत प्रॉब्लम है, तो क्यों ना एक कोडिफाइड लॉ बनाया जाए। तो लॉर्ड मैकाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोडिफिकेशन के बारे में सोचा और पर्टिकुलरली इंडियन पीनल कोड को कोडिफाई किया गया क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जितने भी लॉज थे उन्होंने उसको कंसोलिडेट किया और यूनिफॉर्मली उसको पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल किया गया। ये मैम, ये जो जूरी होती थी पहले, जूरी में भी मेंबर डिसाइडेड होते थे या अपने आप ही रखते हाँ थे? जी, नहीं, मेंबर डिसाइडेड होते थे। उसका क्या कंस्ट्रक्शन होता था? उसका ये कंस्ट्रक्शन होता था कि हर एक रिलीजन से एक पर्सन होता था जूरी के अंदर, पर्टिकुलर जो एक क्राइम, काजी होता था, एक पंडित होता था। हाँ जी, मतलब पर्टिकुलर जी। क्राइम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उतने एक्सपर्ट रखे जाते होंगे। हाँ, एक्सपर्ट रखे जाते थे। इवन ये जूरी सिस्टम तो इंडिपेंडेंस के बाद तक भी था। आपकी याद है एक मूवी आई थी रुस्तम, हाँ जी, बहुत सारी है के एम नानावती नहीं, ये थोड़ी स्पेशल है। के एम नानावती का एक केस था, ठीक है। अब के एम नानावती जो थे एक नेवी ऑफिसर थे, उनकी वाइफ के उन्हीं के एक मतलब किसी नोन में या फ्रेंड कह लो, फ्रेंड के साथ इलीगल रिलेशनशिप हुए थे। मैम हैंड नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर था वो नेवी के अंदर। हाँ, मतलब चलिए जो भी था, है ना, उसके साथ इलीगल रिलेशन हो गए। जब के एम नानावती वापस आए, उनको पता चला इस बारे में, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ वो सिनेमा हॉल में गए, वहां उनको बिठाया, वाइफ और बच्चे मूवी देखते रहे और उन्होंने जा करके उसका मर्डर कर दिया। तो ये ऐसे देखा जाए तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। लेकिन जो के एम नानावती थे, उनके ना जो प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम, उससे काफी अच्छे रिलेशन थे। तो उसको ना, उनको एक नेशनल हीरो की तरह प्रेजेंट कर दिया गया और जूरी ने ये कहा कि नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर तो नहीं था, मतलब एक तरीके से उसको माफ कर दिया जूरी ने। जबकि जो कोर्ट थी, कोर्ट उनको सजा दे रही थी कि ये सीधे सीधे कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, बट उनके पक्ष में जो एडवोकेट थे उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है, ये सडन एक तरीके से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया मर्डर है, इसलिए मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कपेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। तो ये सब चलते चलते मतलब एक तरीके से वो न्यूज़पेपर, मीडिया सब के एम नानावती के फेवर में हो गए और वो फिर देश छोड़ के चले गए, कोई सजा नहीं मिल पाई थी। तो उसके बाद वो जूरी सिस्टम फिर खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ओके मैम। हेलो, ओके मैम। चलिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैडम। नहीं, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं क्राइम के। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं क्राइम के, कि इसमें कोई भी एक एक्ट होता है, एक्टस रियस हम इसको कह सकते हैं। एक्टस रियस हो गया, या पहले पढ़ के आ चुके हो। मेंस रिया हो गया, यानी कि गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, और उसके बाद कोई इंजरी कमिट होनी चाहिए। ये सब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। ये वही है जो आपने बीएनएस में पढ़े थे। आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे का नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए। अरे इस पे तो बहुत सीधे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं। इस पे सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो कोई भी एक थ्योरी पूछ ली जाएगी, ठीक है, कि या फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इस तरीके से आएगा।
ये जो 5-6 थ्योरी बताइए इसको सही से पढ़ना होगा। हाँ, इनको एक बार पढ़ लेना, बाकी ये तो बहुत इजी है। अब ये थ्योरी तो आई थिंक आपको एक बार सुन के ही याद हो गई होंगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो बहुत इजी है इसको एक्सप्लेन करना। तो बाकी मैं एक बार प्रीवियस ईयर वाला पेपर देख लूंगी, आता वैसे ऐसे ही है क्योंकि मैंने देखा हुआ है पेपर इसका, और एक बार मैं एनालाइज भी कर लूंगी और फिर आपको अच्छे से बताती चलूं टॉपिक वाइज कब क्या क्या क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी, क्योंकि अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी ओके मैम। कि इस टॉपिक पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है मैम, जो ये आपके नोट्स हैं, ठीक। ये अगर पहले शेयर कर देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, आपने शेयर नहीं किए वाले नोट। देखो ऐसा है, मैं एक बार उनको ना थोड़ा सा रिव्यू कर लूं,